India was given independence in August 1947, but the British plan allowed them to stay till June 1948. So, why did they suddenly leave 10 months earlier, leaving behind bloodshed and unfinished boundaries? ये सिर्फ तारीखों का अंतर नहीं था, ये एक ऐसी जल्दबाजी थी जिसमें न सीमाएं ठीक से खींची गई, न प्रशासन तैयार था और न ही लोगों को संभलने का समय मिला. The answer lies in one single announcement made on 3rd June 1947, the Mountbatten Plan. Hello everyone, welcome back. Welcome to part 27 of our Indian Polity lecture series, and today we are going to discuss Mountbatten Plan. So what are the topics which we are going to cover in this video? First of all, we will be going through the background. उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्लेमेंट एटली के द्वारा क्या अनाउंसमेंट किया गया था 20 फरवरी 1947 को. उसके बाद फिर हम देखेंगे अराइवल ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन एंड चेंज इन अप्रोच. क्या चेंज आया अप्रोच में? मुस्लिम लीग का क्या पोजीशन था? माउंटबेटन प्लान क्या था? बाउंड्री कमीशन क्यों सेटअप किया गया और कौन इसका हेड था, वो हम देखेंगे. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ पावर एंड डोमिनियन स्टेटस. उसके बाद फिर हम देखेंगे रिलेशन विद क्रिप्स प्रपोजल, यानी क्रिप्स प्रपोजल और ये माउंटबेटन प्लान में क्या डिफरेंस था, क्या सिमिलरिटीज थी, उसको भी हम देखेंगे. उसके बाद फिर हम देखेंगे पार्टीशन ऑफ इंडिया, फाइनल आउटकम जो हुआ वो, और फाइनली कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो फेल हो चुका था, क्योंकि कांग्रेस का यह मानना था कि ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस का जो क्लॉज है वो कंपलसरी नहीं है, बट लीग का यह कहना था कि नहीं, ये कंपलसरी है. लीग ने विड्रॉ किया इंटरिम गवर्नमेंट से और डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो कॉल कर दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, जिसकी वजह से भारत में बहुत ही ज़्यादा धर्म के नाम पे मारकाट हुई. बहुत ही भयंकर सिचुएशन बन चुका था भारत में. कोई उस सिचुएशन को देख के बिलीव ही नहीं कर सकता था कि ये वही लोग हैं जो इतने सालों से साथ रहते आए थे भाईचारे के साथ. बट अभी, यानी डायरेक्ट एक्शन डे जब कॉल कर दिया गया था, उसके बाद से कोई एक दूसरे को देखने को तैयार तक नहीं. मारकाट जो है पूरे भारत में फैल चुका था. लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका था और यूनिटी जो है वो इम्पॉसिबल नजर आ रही थी. ब्रिटेन को रियलाइज हुआ कि पार्टीशन जो है वही एक लौता एक रास्ता दिख रहा है जिससे हम पीसफुल वे में पावर का ट्रांसफर जो है इंडियंस के हाथों में कर सकते हैं. और ये सिचुएशन मुस्लिम लीग के द्वारा क्रिएट करवाया गया था, बिकॉज उनको किसी भी हालत में पाकिस्तान चाहिए था, एक सेपरेट नेशन चाहिए था जहां पे वो लूट सके जनता को बेवकूफ़ बना के. और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज का पाकिस्तान का सिचुएशन जो है, पॉलिटिकल सिचुएशन, वो इस चीज को कहने पे मजबूर कर देता है. सो वर्ल्ड वार टू के बाद ब्रिटेन में क्या सिचुएशन थी? तो वर्ल्ड वार टू के बाद ब्रिटेन जो है इकोनॉमिकली एग्जॉस्टेड था, हेवली उसके ऊपर कर्ज जो है वो हो चुका था, एंड ब्रिटेन वाज नॉट इन अ सिचुएशन कि वो ओवरसीज एम्पायर्स को चला पाए. देन बैकग्राउंड की ही हम अगर बात आगे बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि कम्युनल वायलेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, नेगोशिएशन जो है वो नहीं हो पा रहा था, और डायरेक्ट एक्शन डे जब मुस्लिम लीग के द्वारा कॉल कर दिया गया था, उसके बाद, उस दिन से और उसके बाद पूरे भारत में राइट्स जो हैं वो फैल चुके थे. ब्रिटिश स्ट्रैटेजिक रीअसेसमेंट होता है और ब्रिटिश अथॉरिटी जो हैं वो अब डरती हैं कि कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स ना हो जाए, सिविल वार ना हो जाए, लॉस ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग विड्रावल ना हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें अगर होंगी तो ब्रिटेन का इमेज जो है वो इंटरनेशनल लेवल में खराब होगा. इसलिए वो चाहती थी कि ऐसी सिचुएशन ना आए. और प्रायोरिटी जो है पहले क्या था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कि इंडियन यूनिटी को प्रिजर्व करके रखा जा सके, वो प्रायोरिटी जो है वो अब चेंज हो गया. और किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी ब्रिटेन जो है अब इंडिया से अपना कंट्रोल हटाना चाहता है, वो यहाँ से हट जाना चाहता है ताकि उसका नाम जो है इन्वॉल्व ना हो इन केस कोई सिविल वार हो जाता है या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स हो जाता है इंडिया में. तो अब वो इंडिया से अपना पीछा जो है वो छुड़ाना चाहते थे. ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी. ब्रॉडर इम्पैक्ट अगर हम देखें तो एटमॉस्फेयर बना हुआ था फियर का, हेट्रेड का, लोगों में नफरत थी, कम्युनल वायलेंस जो है वो हर तरफ हो रहा था. इंडियन यूनिटी जो है वो इम्पॉसिबल हो गया अब कंटिन्यू करना. सो क्लेमेंट एटली का एक अनाउंसमेंट आता है 20 फरवरी 1947 को, और उस अनाउंसमेंट में क्लेमेंट एटली, जो कि उस समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, उसने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई है इंडिया में, उसका काम जो है वो हैम्पर्ड है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस.
पॉलिटिकल डिफरेंसेस किसके किसके बीच? मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस के बीच। और क्योंकि मुस्लिम लीग ने बाइकॉट कर दिया है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, इसलिए इसका काम जो है आगे बढ़ ही नहीं सकता है अगर हम मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस को मिला के एक देश के रूप में देखना चाहें तो। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि असेंबली जो है वो फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग उसका पार्ट है ही नहीं, इसलिए ये यूनाइटेड इंडिया का संविधान जो है वो माना नहीं जा सकता है। अगर एक एंगल से हम देखें तो ये बात जो है वो कही जा रही थी। की डिक्लेरेशंस क्या क्या थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन इसमें कहा गया दैट ब्रिटेन जो है वो पावर को ट्रांसफर करेगा बाय जून 1948। ओके, पहली बार ऑफिशियली ये बात जो है डिक्लेयर कर दी जाती है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि हम इंडियंस के हाथों में पावर जो है जून 1948 तक ट्रांसफर कर देंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर लीग जो है कंटिन्यू करता है बाइकॉट करना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, तो फिर उस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी एक सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा पावर जो है वो ट्रांसफर कर देगी, या तो किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर जो है वो ट्रांसफर कर देगी, या फिर किसी और अथॉरिटी को जो उस समय अप्रोप्रिएट नजर आएगा कि हाँ ये सारी चीज़ों को संभाल सकता है, उनके हाथों में सारा पावर जो है ट्रांसफर कर देगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से निकल जाएगी। तो ये अनाउंसमेंट में कहा गया था क्लेमेंट एटली के द्वारा। ओके, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या था इस अनाउंसमेंट का? तो फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ओपनली एक्सेप्ट किया कि पॉसिबिलिटी है कि इंडिया जो है वो डिवाइड होगा। ठीक है, देन कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो प्रैक्टिकली अब कोई यूज का नहीं है, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया की बात कर रहा था, वो पार्टीशन की बात नहीं कर रहा था। बट ये जो अनाउंसमेंट किया गया इसके अंदर से पॉसिबिलिटी नजर आई कि हाँ इंडिया को डिवाइड भी किया जा सकता है। ब्रिटिश पॉलिसी जो है वो क्रिप्स मिशन का जो लॉजिक था उसको एक्सेप्ट करती हुई नजर आ रही थी। एटली का ये जो डिक्लेरेशन था ये फिक्स्ड डेडलाइन देता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो विड्रॉ करेगी, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, ये इंडिया का पार्टीशन हो या इंडिया यूनियन रहे, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बस वो अब यहाँ से निकल जाना चाहते थे, ये चीज जो है वो साफ नजर आ रही थी। देन लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो इंडिया में आता है एज न्यू वॉइसरॉय, और वो वॉवेल को रिप्लेस करता है। और जब वो आता है इंडिया में, माउंटबेटन जब इंडिया में आता है, तब उसका मेन इंटेंशन था कि पावर को ट्रांसफर किया जाए विद इन मंथ्स। अब वो साल नहीं लगाने वाला है, बस कुछ ही महीनों में वो इस काम को निपटा देना चाहता है। और आते ही वो इमिडिएटली इंडियन लीडर से कंसल्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज थिंग्स। देन मुस्लिम लीग का क्या पोजीशन था? मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो रिफ्यूज कर देता है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ऑन डिमांड ऑफ पाकिस्तान। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन एनीथिंग, उसको बस एक चीज नजर आ रही थी कि पाकिस्तान एक अलग से नेशन चाहिए। और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने एक्सेप्ट किया कि पार्टीशन जो है प्रोविंसेस का हो जाना चाहिए और फोर्स्ड यूनियन जो है वो नहीं बनना चाहिए। देन माउंटबेटन प्लान का अनाउंसमेंट होता है ऑन 3 जून 1947। माउंटबेटन प्लान का कोर प्रिंसिपल क्या था? तो सबसे पहली बात ये कही गई दैट देयर विल बी नो इंटरप्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज वर्क फॉर विलिंग एरियाज, यानी जो एरिया एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं उनके लिए जो संविधान बन रहा है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके अंदर कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा। ओके, मतलब इंडिया के लिए जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी उसके कार्य में कोई भी इंटरप्शन नहीं लाना है, नहीं होने देना है। ये कोर प्रिंसिपल था माउंटबेटन प्लान का। और जो एरियाज इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते हैं, यानी जो अलग होना चाहते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी बनाया जा रहा है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, उस केस में उनके लिए सेपरेट कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाई जाएगी, बना सकते हैं वो, या फिर वो डिसाइड कर सकते हैं कोई और अल्टरनेटिव अथॉरिटी जिससे पावर को ट्रांसफर किया जाए। प्रोविंशियल डिसीजंस ऑन पार्टीशन, स्पेशली जब हम पंजाब और बंगाल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पंजाब एंड बंगाल के लेजिस्लेटिव असेंबली को दो भाग में बांट दिया गया था। एक भाग को कहा गया मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट
एंड दूसरे भाग को कहा गया नॉन मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद क्या हुआ कि नॉन मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट जो थे उनके बीच में इलेक्शन जो है करवाया गया कि पार्टीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और उसी तरीके से मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट जो थे उनके बीच में भी इलेक्शन जो है करवाया गया। यानी वो एमएलएज जो मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट के थे उनसे ये पूछा गया कि पार्टीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप वोट डाल के बताइए। उसी तरीके से वो एमएलएज जो नॉन मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते थे उनसे पूछा गया कि पार्टीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप इस चीज के ऊपर इलेक्शन कीजिए और फाइनली हम रिजल्ट बताते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट था उसमें से 69 एमएलएज ने कहा कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए, और नॉन मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट जो थे उसमें हम देखते हैं कि 55 जो एमएलएज हैं वो कहते हैं कि पार्टीशन हो जाना चाहिए। ठीक है, यहां पे रेशियो रहता है 69 वर्सेस 27, यानी 27 कह रहे थे कि पार्टीशन हो जानी चाहिए मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में से एमएलएज, एंड 69 एमएलएज कह रहे थे कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ नॉन मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट्स 55 एमएलएज जो हैं वो कह रहे थे कि पार्टीशन हो जाना चाहिए, एंड 20 जो एमएलएज थे वो कह रहे थे कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए। बट यहां पे पार्टीशन हुआ। सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, बंगाल में भी यही सिचुएशन था। जो नॉन मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट थे वहां के जो एमएलएस थे उन्होंने पार्टीशन के फेवर में अपना वोट जो है दिया, और जब ये चीज हुई तो पार्टीशन कर दिया गया पंजाब एंड बंगाल दोनों एरियाज का, क्योंकि माउंटबेटन प्लान में ये कहा गया था कि अगर एक ग्रुप भी पार्टीशन को फेवर करेगी तो पार्टीशन कर दिया जाएगा। उनको बस यस चाहिए था, उनको नो से फर्क नहीं पड़ने वाला था। ठीक है, इसलिए एक ग्रुप ने भी जब कह दिया कि हाँ पार्टीशन हो जाना चाहिए तो पार्टीशन जो है कर दिया गया। बट इन जनरल आपको याद रखना है कि पंजाब एंड बंगाल में लेजिस्लेटिव असेंबली को दो पार्ट में डिवाइड करके वोटिंग करवा के फिर इस डिसीजन पे पहुंचा गया था कि पार्टीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आई होप कि ये पॉइंट अब क्लियर होगा। देन मेंबर्स जो हैं वो सेपरेटली वोट करते हैं आइदर सेक्शन में, और वो वोट करते हैं कि पार्टीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और फाइनली पार्टीशन जो है वो अप्रूव हो जाता है। सिंध एरिया में अगर हम देखें तो सिंध एरिया जो है वो पाकिस्तान को ज्वाइन करता है, और यहाँ पे भी डिसीजन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा लिया जाता है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे रेफरेंडम कंडक्ट कराया गया था, यानी जनमत संग्रह हुआ था, जनता ने वोट डाला था, और मेजोरिटी जो है वो कहती है कि पाकिस्तान में ज्वाइन करना है। देन सिलहट को अगर हम देखें, असम का जो पार्ट था, वहां भी रेफरेंडम हुए, और वहां भी जनता का ये डिसीजन आया कि हमें पाकिस्तान में यानी ईस्ट बंगाल में शामिल होना है। देन पार्टीशन हो जाने के बाद एक बाउंड्री कमीशन का गठन होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि इंडिया की बाउंड्री कहां से कहां तक रहेगी और पाकिस्तान की बाउंड्री कहां से कहां तक रहेगी। इसके लिए एक कमीशन बनाया गया, और उस कमीशन ने पंजाब और बंगाल के एरिया में बाउंड्री जो है वो डिफाइन किया, और ये कमीशन जो है हेड किया जा रहा था किसके द्वारा, तो ये हेड किया जा रहा था सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है रैडक्लिफ। इसलिए हम देखते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान का बाउंड्री लाइन अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो उसे रैडक्लिफ लाइन कहा जाता है, और बांग्लादेश के साथ अगर आप बाउंड्री लाइन देखेंगे तो उसे भी रैडक्लिफ लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये नाम जो है वो याद रखना होगा। रैडक्लिफ जो है वो पहली बार इंडिया आया जब वो बाउंड्री कमीशन का हेड बनाया गया था। इससे पहले इंडिया का कोई एक्सपीरियंस उसको नहीं था, और जब वो आया तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में वो इंडिया में आया था, और 5 वीक्स के अंदर वो इन सारे कामों को निपटा के चला गया। कोई फिजिकल सर्वे जो है ग्राउंड लेवल पे कंडक्ट नहीं कराया गया था। ये सारी बातें जो है ऑफिस में बैठ के टेबल पे, मैप्स पे, पेन और पेपर पे सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड कर दी गई थी, बिकॉज दे वर नॉट बॉदर्ड कि क्या होगा, बिकॉज उनकी प्रजा थोड़ी ना, भारत के लोग सफर करने वाले थे और उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। देन ट्रांसफर ऑफ पावर एंड डोमिनियन स्टेटस की हम बात कर लेते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर लेती है कि पावर जो है वो 1947 में ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब जल्दीबाजी उनको होने लगी। पहले तो उन्होंने कहा था कि 1948 तक हम सारी चीज़ों को निपटा लेंगे, बट अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम 1947 में ही इन सारी चीज़ों को कर लेंगे। और पावर जो है एक या फिर दो
सक्सेसर डोमिनियंस को दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उसके पास राइट रहेगा कि वो डिसाइड कर सके अपना फ्यूचर विद रिस्पेक्ट टू ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, यानी जो डोमिनियंस बनेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का उनको पार्ट रहना है कि नहीं रहना है। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि इंडिया जो है आज भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट है। आज़ादी के बाद से इंडिया ने एग्जिट नहीं किया, इंडिया जो है मेंबर है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का। और आज के टाइम पे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का क्या नाम है, तो इसे हम कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट होते हुए भी इंडिया जो है वो सोवरेन है, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है। ब्रिटेन के जो राजा रानी हैं वो इंडिया के हेड नहीं है, ये बात क्लियरली आप अपने माइंड में सेट करके रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इस बात पे डिबेट करते हैं कि क्योंकि इंडिया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट है इसीलिए ब्रिटेन के जो राजा रानी हैं वो इंडिया के हेड हैं। जी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि 1949 में लंदन डिक्लेरेशन हुआ था जिसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कह दिया था कि कोई रिपब्लिक नेशन भी अगर है तो वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मेंबर रह सकता है। दैट्स वाई इंडिया बीइंग ए रिपब्लिक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मेंबर है एंड ब्रिटेन के राजा रानी हेड नहीं है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं हमारे देश के। अब क्रिप्स प्रपोजल एंड माउंटबेटन प्लान में क्या सिमिलरिटीज थी, क्या डिफरेंसेस थे, उसको हम देखते हैं। तो सिमिलरिटी सबसे पहले क्या निकल के आती है, दैट दोनों ने एक्सेप्ट किया सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग फॉर अनविलिंग प्रोविंसेस। देन की डिफरेंसेस क्या थे, तो क्रिप्स प्रपोजल में ट्रांसफर ऑफ पावर की तो बात की गई थी, बट वो टाइम कब रहेगा इसकी कोई चर्चा नहीं थी। और माउंटबेटन प्लान में हम देखते हैं कि इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर की बात की गई थी। क्रिप्स मिशन में माइनॉरिटी के सेफगार्ड्स की बात की गई थी, बट यहाँ पे वो बात नजर नहीं आती है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जल्दीबाजी हो गई, जल्दी से जल्दी भारत से उनको निकलना था, इसलिए वो माइनॉरिटी के सेफगार्ड के रिगार्डिंग कोई भी बात जो है वो उस समय नहीं की है। ब्रिटिश सोवेरेंटी जो है वो कंडीशनल थी उस समय, बट अब वो पूरी तरीके से खत्म हो गई और भारत और पाकिस्तान जो है वो नए नेशन बनेंगे, ये बात जो है एक्सेप्ट कर ली गई थी। सो फाइनल आउटकम क्या होता है, इंडिया का पार्टीशन हो जाता है। मुस्लिम लीग जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है पार्टीशन को, क्योंकि मुस्लिम लीग की ही डिमांड थी कि पाकिस्तान जो है वो अलग से क्रिएट होना चाहिए, ये उनका कोर ऑब्जेक्टिव था। भले ही उनको छोटा पाकिस्तान मिला था, जितना बड़ा एरिया वो चाहते थे उतना बड़ा एरिया उनको मिला नहीं था, फिर भी उनको जो चाहिए था वो मिल गया उनको, इसलिए वो खुश थे। कांग्रेस जो है उसने भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो सिचुएशन उस समय भारत में क्रिएट हो चुका था, स्पेशली आफ्टर डायरेक्ट एक्शन डे, वो काफ़ी भयंकर हो रहा था और लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे, राइट्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे हो रहे थे। तो कांग्रेस को लगा कि इस सिचुएशन से अगर निकलना है, देश में शांति अगर चाहिए, तो ठीक है और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए बंटवारा हो जाने देते हैं। ठीक है, सिख लोगों ने भी एक्सेप्ट किया, बट क्या करते हैं, उनके पास कुछ ऑप्शन था ही नहीं। सो पाकिस्तान के एरिया में कौन कौन से पार्ट गए, ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, देन सलहट। और इंडिया के पार्ट में कौन कौन आया, तो वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट पंजाब। कांग्रेस ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो रेफरेंडम हुआ था उसको बायकॉट किया था, फिर भी वो रेफरेंडम जो है उसका डिसीजन जो है वो एक्सेप्ट किया गया था। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। द पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज फाइनली डिसाइडेड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स। पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है वो कौन से प्लान के तहत एक्सेप्ट कर लिया गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं क्रिप्स मिशन एंड कैबिनेट मिशन प्लान के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बट इनमें से किसी ने भी पार्टीशन की डायरेक्ट बात नहीं की थी, डायरेक्ट बात जो है वो माउंटबेटन प्लान में की गई। कैबिनेट मिशन प्लान तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया को यूनियन के रूप में रखने का प्लानिंग था, इसलिए उन्होंने ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस का कॉन्सेप्ट रखा था। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है, माउंटबेटन प्लान। देन सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर फीचर्स ऑफ माउंटबेटन प्लान, यानी दिए हुए ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन माउंटबेटन प्लान के फीचर्स थे। पार्टीशन ऑफ इंडिया फीचर था, तो जी हाँ। ट्रांसफर ऑफ पावर बिफोर जून 1948, तो जी हाँ ये भी एक फीचर था। देन राइट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, तो जी हाँ ये बात भी कही गई थी माउंटबेटन प्लान में कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो फ्री हैं, वो इंडिया को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को ज्वाइन करें। देन ऑप्शन 4 कह रहा है कंपलसरी ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस, तो जी नहीं, ये
कैबिनेट मिशन प्लान का फीचर था, इसलिए फोर्थ जो ऑप्शन है वो गलत है। तो यहाँ से बी हमारा कट गया, डी हमारा कट गया, और हमें पता है कि फर्स्ट वाला जो है वो सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1, 2 एंड 3। The Mountbatten Plan fixed which of the following as the latest date for transfer of power? तो आपको याद रखना होगा कि लेटेस्ट डेट फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो थी जून 1948। ओके, आप हड़बड़ी में या प्रेशर में आके अगस्त 1947 टिक करके मत आइएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल डेट जो है वो सेलेक्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ये अनाउंस किया गया था कि जून 1948 जो है वो लेटेस्ट डेट रहेगा, और कोशिश की जाएगी कि पावर जो है वो ट्रांसफर कर दी जाए इंडियंस के हाथों में। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में आप उसे पूछ सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। सो मिलूंगा मैं अगले वीडियो में विद न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।